हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेल चैप्टर के बाद मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट करूँगी। हियर आई एम विद द एनिमल टिश्यू चैप्टर। सेल चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, उसकी एनसीईआरटी हाइलाइट्स हो गई है कंप्लीट। और टिश्यू में मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स का सीरीज़ इसलिए नहीं रखा क्योंकि एनसीईआरटी में उतना कुछ है नहीं, जो कि फैक्ट है। टिश्यू में मतलब जो 4 टिश्यूज़, जो बेसिक 4 टिश्यूज़ जो टाइप्स है हमारी मेजर, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना है। तो मेरे हाईलाइट करने का भी कोई मतलब नहीं होता। तुमको एनी हाउ एनिमल टिश्यू का नोट्स बनाना ही पड़ेगा और उसी से फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो है वो एनसीईआरटी की बुक अपना साइड में रखा है कि पैरेलली मैं दिखाते रहूँगी कि हाँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट नहीं है, जो कि उसमें पूछता है पीवाईक्यूज़ में। और जितने भी और भी यूट्यूबर एडुकेटर्स हैं, वो उन लोग का भी तुमने देखा होगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं एनिमल टिश्यू में, क्योंकि इसमें ज़्यादा की ज़रूरत है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इसमें, इसलिए मैंने यही सोचा कि इसमें एनसीईआरटी सीरीज़ ना रखे, एक नॉर्मल जो है वो नोट्स वाली मैं बताऊँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने तुम लोग के लिए स्पेशली ये एनिमल टिश्यू का जो है वो नोट्स बनाया है। एपिथेलियल का ही अभी फ़िलहाल है। कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो मैं अपने नोट से बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा वास्ट मैंने बनाया हुआ है। तो उसी को फिर यहाँ पे सेम टू सेम वो लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं उसी से बताऊंगी क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ये एपिथेलियल का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज वे में मैंने बताया है। 3 पेजेस का है और एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चाहिए होता है वो इतना ही है, मैं बता देती हूँ। और एक और बात, सेल चैप्टर जो है वो फिनिश हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के वहाँ से देखना। 5 पार्ट में जो है वो सेल का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो अब ये एनिमल टिश्यू में 4 मेजर टिश्यूज़ हैं। तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में भी मैं डिटेल में बता दूंगी, लेकिन वो उतना डिटेल में बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर न्यूरॉन्स में और मसल्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में वो उतना डिटेल में पढ़ना ही है। तो बेसिक में जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसका वो बता दूंगी, लेकिन मेजरली फोकस होगा एपिथेलियल पे और कनेक्टिव पे। उसके बाद फिर कॉकरोच और फ्रॉग। कॉकरोच में उतना कुछ नहीं है समझाने को। फ्रॉग में भी जो है वो बेसिक मैं एनिमल किंगडम में जब बताऊंगी तब वो बता दूंगी। और कॉकरोच में भी सिर्फ जो है वो समझाने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ समझाने का नहीं है। उसमें जो है वो सिर्फ तुम लोग को बार बार रीडिंग करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। फ्रॉग में एनिमल किंगडम लूँगी तब मैं बताऊँगी डिटेल में, क्योंकि वो लिंक करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रॉग को जो है वो किस तरीके से लिंक किया हुआ है, कैसे कैसे उसमें जो है वो ऑर्गन का जो उसका सिस्टम है वो हमारा सेम होता है विद दैट ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए आज का जो है वो वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ एनिमल टिश्यू से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनिमल टिश्यू में हमारे टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होती है वो हमारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती है, और उसमें जो होती है वो कुछ हमारे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होती है, जो कि एक परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। हमें पता है कि जो बेसिक यूनिट है हमारा वो एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स फिर फर्दर हमारे सेल्स बनाते हैं, और सेल्स मिक्स होकर के ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अलग अलग सेल्स नहीं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे मिलके बनाते हैं टिश्यू। और टिश्यू में हमारी जो होती है सिर्फ सेल से तो काम नहीं चलेगा। सेल्स में कुछ हमारे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होती हैं और कुछ ऐसा मैट्रिक्स होता है बाहर का जिसमें वो सेल्स हमारी कंबाइन होती हैं। तो इसीलिए हमारा बनाया है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, यानी कि बिटवीन द सेल सब्सटेंसेस, जो कि परफॉर्म करती हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। अब फिर टिश्यू से हमारी क्या बनती है? टिश्यू एक सिस्टम, टिश्यू सिस्टम हमारी हो गई एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू सिस्टम, वो एक पूरा सिस्टम हमारा बना रहा है, वो हो गया। देन उसके बाद हमारे टिश्यू सिस्टम हमारे मिक्स होकर के क्या बनाती है? हमारी ऑर्गन्स, ऑर्गन फिर फर्दर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम देन पूरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे एक कॉम्प्लेक्स एनिमल में हमारी जो होती है वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये हमारी एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में होती है, और ये जब ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू हमारी एक स्पेसिफिक पैटर्न में और एक प्रोपोर्शन में, यानी कि एक पैटर्न है। अब जैसे कि कार्डियक को ले लो, हार्ट को ले लो। हार्ट में हमारी जो है वो सारी टिश्यूज़ है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू भी उसमें होती है जो उसकी आउटर लाइनिंग बनाती है और इनर लाइनिंग बनाती है। उसमें हमारी कनेक्टिव टिश्यू भी होती है जो कि उसको कनेक्ट करते हैं। उसमें हमारी मसल्स भी होती है, उसमें हमारी न्यूरॉन्स भी होती है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हमारी सारी टिश्यूज होती है। तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन कि हाँ, एपिथेलियल हमारा जो है वो आउटर और इनर लाइनिंग बनाएगा,
कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कुछ बनाएगा, मस्कुलर टिश्यू उसके हार्ट के कार्डियक मसल्स बनाएंगे, और न्यूरॉन्स जो है वो उसको सप्लाई करेगा। हमारे जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से हमारी जो ऑल्टर करती है हमारी हार्ट रेट, वो हो गई, वो काम करती है। तो इस तरीके से जो है वो सारी हमारी एक ह्यूमन बॉडी में, एक हमारी सारी ऑर्गन में हमारे सारे सिस्टम्स जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। अभी मैं बता भी रही हूँ, मेरे हैंड वर्क्स करे तो हैंड में मेरे एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग भी है, फिर उसके नीचे हमारी कनेक्टिव टिश्यू भी है जो कि उसको बाइंड की हुई है, एंड देन मस्कुलर टिश्यू भी मैं जिस तरीके से लोकोमोशन कर रही हूँ। अब मैं ये लोकोमोशन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स, मेरा ब्रेन इनको सप्लाई कर रहा है कि हाँ मुझे लोकोमोशन मूवमेंट करनी है। तो सब चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड ही है। 2 और मोर ऑर्गन बन के हमारी बनती है एक कॉमन फंक्शन जो कि प्रोवाइड करती है ऑर्गन सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहती है। सेल्स में हमारी जो होती है, टिश्यू में हमारी डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि ये काम वो करेगा, ये काम, जैसे मैंने कार्डियक का बताया, उसमें जो है वो एंडोथीलियम जाके एपिथीलियम बनाती है, वो हमारी लाइनिंग प्रोवाइड करेगा, आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग। फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू उसका जो है वो कार्डियक मसल बनाएगा कि वो पंपिंग में हेल्प कर सके, और नर्व्स जो होती है वो हमारी रेगुलेट करेगी। अगर हम टेंस्ड हैं या फिर कुछ फाइट और फियर वाली मूवमेंट आ गई तो हमारी हार्ट रेट जो है वो जल्दी से इंक्रीज़ हो जाती है, और कुछ एकदम हम रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं तो हमारी जो होती है वो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। तो वही जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर कि ये काम तुम करोगे, वो काम वो करेगा, और ये काम फर्दर वो करेगा। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होती है वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन टिश्यू में। अब जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू का ही मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनार में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो फंक्शन होती है वो सेम होती है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। लेकिन डिफरेंस कहाँ आती है? उनकी सेल की स्ट्रक्चर पे। क्यूबॉइडल जो होती है वो हमारी क्यूब लाइक होती है, और कॉलमनार जो होती है ये हमारी कॉलम लाइक होती है। वाई? क्योंकि कॉलमनार का जो होती है वो ज़्यादा एलोंगेटेड इसलिए होती है क्योंकि उसको ज़्यादा जो है वो फंक्शन करना पड़ता है। इसलिए ये एक है रिलेशन की सेल जो है वो उसकी स्ट्रक्चर वैरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जितना ज़्यादा वर्क करेगा कोई सेल उतनी ज़्यादा वो एलोंगेटेड रहेगी, ये चीज़ याद रखना। इसको जो है वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार से हमेशा लिंक करना, जितनी ज़्यादा सेल लंबी उतना ज़्यादा उसका फंक्शन। मैं अभी इसका क्यूबॉइडल और कॉलमनार में आऊँगी तो मैं इसका एग्जांपल से सिग्निफिकेंस बताती हूँ। तो चलो एपिथेलियल टिश्यू से आज स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का सबसे बेसिक है, ये हमारी एवास्कुलर होती है। एवास्कुलर, स्किन को देखो अपने, स्किन तुम्हारी ऊपर से है। अगर हल्का सा तुम्हें पेपर कट होता है या फिर हल्का सा तुम्हारा बस स्किन निकलता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लड आता है, क्योंकि वो स्किन की आउटर लेयर जो होती है वो हमारी एवास्कुलर होती है। हाँ, उसके नीचे हम जाएंगे। अब स्किन में भी हमारी जो होती है वो बहुत सारी लेयर होती है। स्किन में हमारी एपिडर्मल लेयर होती है और डर्मल लेयर होती है। एपिडर्मल लेयर होती है और डर्मल लेयर होती है। तो एपिडर्मल लेयर जो कि हमारी एपिथेलियल बनाती है, ये हमारी जो होती है वो एवास्कुलर होती है, ठीक है। और डर्मल लेयर में हमारी जो होती है ये वेसल्स हमारे प्रेजेंट होती है। तो जब हल्का सा स्किन कट होती है, जैसे कि ऊपर का बस लेयर निकलता है, तो ये हमारी एवास्कुलर है, कोई ब्लड नहीं निकलते। लेकिन अगर वही थोड़ा सा डीप कट लगता है, डीप मतलब एकदम हल्का सा डीप, ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप लगेगा तो वो तो कनेक्टिव टिश्यू में ही तुम्हारा जाके लगेगा। लेकिन हल्का सा एकदम जब ब्लड आता है तब वो हमारी जो होती है वो डर्मल में लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्किन ही पूरा हमारा एपिडर्मिस है, स्किन में भी हमारी फर्दर 2-3 टाइप्स आते हैं, 2-3 क्लासिफिकेशन आती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इस तरीके से, ठीक है। तो एपिथेलियल जो होती है वो बॉडी की, एपिथेलियल का ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आउटर कवरिंग कवर करती है। एपिथेलियल का बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट कवर्स आइदर द बॉडी फ्लूइड और द फ्री सरफेस, यानी कि कैविटीज़ को जो लाइन करती है। फ्री सरफेस हो गई जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई, जैसे कि हमारे स्किन हो गई या फिर किसी भी ऑर्गन की आउटर लेयर हो गई, वो हमारी फ्री सरफेस हो गई। और इनर कैविटीज़ लाइन करती है, इनर कैविटीज़ या फिर हॉलो ट्यूब्स में ऑर्गन्स में, यानी कि ऑर्गन्स की अंदर वाली एरिया में। अब हार्ट में भी हमारी जो है वो पेरिकार्डियम होती है अंदर भी, और एंडोथीलियम वगैरह हो गई। तो एक उसकी बाहर की लेयर होती है और एक ऐसी लेयर होती है हार्ट की जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आती है, वही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि एपिडर्मिस का, एपिथेलियल टिश्यू का सिर्फ ये डेफिनेशन है कि वो सिर्फ आउटर लेयर कवर करती है, वो आउटर और इनर लेयर ऑफ द कैविटीज़ और द हॉलो ट्यूब्स उसको बोलेंगे। अब इसमें जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती है, और सेल्स जो होती है वो एकदम कम्पैक्टली अरेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं एकदम कम्पैक्टली अरेंज होती है, एकदम टाइटली अरेंज होती है। तो उसमें जो होती है वो
मैट्रिक्स की ज़रूरत हमारी नहीं पड़ती है। क्या इसका बेसिक फंक्शन होती है? एपिथेलियल टिश्यू का इन जनरल फंक्शन होता है हमारा सिक्रीशन, जो कि क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स करते हैं। डिफ्यूजन में हमारी स्क्वैमस हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में स्क्वैमस हेल्प करती है और क्यूबॉइडल और कॉलमनार भी कुछ हद तक हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन में भी क्यूबॉइडल कॉलमनार हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारी लाई करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी एसेलुलर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारी कोई सेल्स नहीं होती है, उसके ऊपर हमारी एपिथेलियल प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने बता दिया वो एवास्कुलर होती है। और एक और बात, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये सारी जर्म लेयर्स से हमारी आती है, डेराइव फ्रॉम ऑल जर्म लेयर्स। डेराइव फ्रॉम ऑल जर्म लेयर्स यानी कि हमारी 3 जर्म लेयर्स हो गई, एक एक्टो, मीजो और एंडो। तो ये हमारी जो होती है वो तीनों जर्म लेयर से हमारी बनती है। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स पे सबसे पहले मैं ये क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ तुम लोग को, जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। एपिथेलिया को जो है वो डिवाइड किया गया है सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल में हमारी जो होती है वो बस सिंगल लेयर आएगी और स्ट्रैटिफाइड में हमारी जो है वो 2 या फिर उससे ज़्यादा लेयर आती है। अब सिंपल में मैंने फर्दर बताया स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। और स्ट्रैटिफाइड में हमारी 2 आ गई, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो मेन बेसिक फंक्शन होता है ये हमारी स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। ऐसी एरिया में जहाँ हमारे स्ट्रेच चाहिए होता है ये वहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये हमारे जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट्स हो गए वहाँ पे ये काम आता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमें जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तो वो नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें वाटर फिल होती है तो वो हमारी जो होती है वो एक्सपैंड करता है, तो उसके लाइनिंग में हमारी जो होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि हमें उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। और उसी का जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे नर्व्स होती है जो कि हमारी सेंस करती है ब्रेन को कि वी हैव टू मिक्ट्यूरेट। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में हमारी फर्दर 2 पार्ट आ गई, एक केराटिनाइज्ड और एक नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड जो है ये हमारी ऐसी सरफेस होती है जो कि ड्राई होती है, वहाँ पे केराटिन की हमें प्रेजेंस चाहिए तो वो हमारी ड्राई एरिया को कवर करती है। जैसे कि हमारी स्किन में हो गई, हेयर हो गई, नेल्स हो गई, यहाँ पे सब हमारे केराटिन्स प्रेजेंट होती हैं। ये ड्राई सरफेस हो गई तो मॉइस्चर को हमें इनको अब्जॉर्ब करके रखना है, इसलिए केराटिनाइज्ड और डेड लेयर हो जाती हैं। और नॉन केराटिनाइज हमारी हो गई जो कि वेट एरिया रहता है, जैसे कि हमारी म्यूकस की लाइनिंग हो गई माउथ में, बकल कैविटी, वहाँ पे हमारी नॉन केराटिनाइज रहता है। अब आते हैं सिंपल में। सिंपल में हमारी जो होती है ये लाइनिंग होती है ऑफ द बॉडी कैविटी, करती है डक्ट्स को और ट्यूब्स को, और लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं मीजोथीलियम। ये ध्यान रखना, बॉडी कैविटी की लाइनिंग को बोलते हैं मेसोथेलियम। ये डक्ट्स और ट्यूब्स को लाइन करती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में फर्दर जो आ गई, एक आ गई स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसकी जो बाउंड्रीज होती है ये हमारी इरेगुलर होती है। इसमें कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, इसकी एग्जांपल्स हो गई हमारी ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई में। एल्वेलाई में हमारी डिफ्यूजन चाहिए होती है। तो रेस्पिरेटरी चैप्टर में तुम लोग को थोड़ा सा भी अगर ध्यान होगा तो वो लिखा हुआ था कि सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिंपल डिफ्यूजन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन पे, अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक होगी तो वो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारी एल्वेलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे क्यूबॉइडल होती तो डिफ्यूजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता, हमें जो है वो रेस्पायर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि वो मोटी मेम्ब्रेन होती है और उतना अच्छे से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पे एल्वेलाई में हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि एक पतली सी लेयर होती है जो कि डिफ्यूजन प्रोवाइड करती है। और ब्लड वेसल्स में भी यही सेम चीज़ होती है, कैपिलरीज में हमें डिफ्यूजन चाहिए होती है, इसलिए ये भी यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री होती है और ये पेवमेंट मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होती है, तो ऊपर से देखने में ये लगता है कि ये पेवमेंट मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया और एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखो, एनसीईआरटी में भी ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। सबसे बड़ी बात, ये फ्लैटेंड सेल्स होती है और एक पेवमेंट मेम्ब्रेन, इसका तुम न्यूक्लियस देखोगे तो ये एक साथ चिपके हुए रहते हैं और सेंट्रली लोकेटेड होता है, और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है सेल की और फ्लैटेंड होते हैं। एक कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती है, देखिए कोई छोटा है कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उस तरीके से इरेगुलर होता है। इसका मैंने बताया डिफ्यूजन में काम करती है, यानी कि एक्सचेंज में ये हेल्प करती है,
और एल्वुलाई में प्रेजेंट होती है और ब्लड कैपिलरी में, और एक और जगह वुमेन्स कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल में भी हमारी फिल्ट्रेशन के भी जो काम होती है वहाँ पे भी ये हमारी प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ब्लड वेसल्स, एल्वुलाई और वुमेन्स कैप्सूल, वहाँ पे भी हमारी जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो उसमें ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल हमारी हो गई क्यूब लाइक, जो कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी किडनी में हो गई। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, क्यूबॉइडल और कॉलमनार का एक ही बेसिक फंक्शन है, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है। जहाँ कहीं भी तुम्हारी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे या नहीं तो क्यूबॉइडल होगा या नहीं तो कॉलमनार होगा। इसमें भी फर्दर टाइप्स है, अब जैसे कि सिलिएटेड हो गई और माइक्रोविलाई हो गई। तो माइक्रोविलाई जो होती है वो ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होती है और ये हमारी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। सरफेस एरिया का इंक्रीज़ करने की कहाँ पे ज़रूरत है? हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अच्छे से हमारे रीएब्जॉर्प्शन होगी मटेरियल्स की और ज़्यादा अमाउंट में हो सकेगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती है वहाँ पे ज़्यादा इसका वर्क है। तो ये हमारी माइक्रोविलाई वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारी पीसीटी में प्रेजेंट होती है। और यही एक चीज़ सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। सिलिएटेड वाली जो होती है ये हमारी ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। ब्रोंक्यूल्स में जो कि हमारी म्यूकस हो गई उसका जो होती है वो मूवमेंट करवाने में हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारी हेल्प करती है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर यानी कि माइक्रोविलाई और सिलिएटेड वाली हमारी ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। अब आते हैं कॉलमनार में। कॉलमनार में भी सेम उसका फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारी एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड क्यों होती है मैंने बताया, जितना ज़्यादा सेल वर्क करेगी उतनी ज़्यादा वो एलोंगेटेड होती है। अब ब्रोंक्यूल्स में हर वक्त तुम्हारा म्यूकस नहीं है। सोचो, म्यूकस तो प्रेजेंट है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त है, हर वक्त भी है लेकिन इन कंपैरिजन टू जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। ब्रोंक्यूल्स हो गई, पीसीटी हो गई, चलो ठीक है, हर वक्त तुम्हारा जो है वो फिल्ट्रेशन हो रहा है, हर वक्त तुम्हारा म्यूकस हो रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू डैट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो है वो पूरा डाइजेशन होना है हमारा बॉडी का। अगर हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगा? फिल्ट्रेशन वगैरह तो फिर भी बात की बात है, लेकिन वो सब फिल्ट्रेशन होने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें मिलती है हम जो फूड खाते हैं। अब वो फूड जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो वो हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे होगी और हमारा किस तरीके से हमारा सब कुछ बनेगा? तो इस तरीके से सोचना। तो कॉलमनार की हमारी सेल्स लंबी होती है, माइक्रोविलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तो पता ही है सबको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी आएगी? कॉलमनार की क्यूबॉइडल। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा हमें उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, और जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से सोचोगे तो तुमको याद हो जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि ज़्यादा वर्क करना है उसको इन कंपैरिजन टू पीसीटी, इन कंपैरिजन टू ब्रोंक्यूल्स। और एलोंगेटेड इनकी न्यूक्लाई होती है और एट द बेस प्रेजेंट होती है। सारी न्यूक्लाई कॉलमनार में हमारी बेसिक बेस में होती है और एलोंगेटेड होती है। क्यूबॉइडल का जो है वो क्यूब लाइक होती है और इसकी सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होती है और राउंड स्ट्रक्चर होती है इसके। और इसकी जो होती है कॉलमनार में एलोंगेटेड बेसल न्यूक्लाई होती है। अब वही चीज़ माइक्रोविलाई मैंने समझा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से सोचोगे। अब सीलियम सिलिएटेड होती है हमारे यूटेराइन ट्यूब्स में। यूटेराइन ट्यूब्स में हमारी सिलिएटेड क्यों होती है? क्योंकि एवरी मंथ जो है वो हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, एवरी मंथ हमारे जो है वो ओवा को डीजनरेट करना है, एवरी मंथ एक साइकिल बना हुआ है वो, जो कि हर एक 28 डेज, हर 24 डेज, हर 21 डेज में वो चीज़ रिपीटेड होगी। तो उस सीलिया को, ओवम को मूव करवाने के लिए हमारी जो होती है वहाँ पे कॉलमनार सेल्स की ज़रूरत होती है, जो कि यूटेराइन ट्यूब्स यानी कि हमारी फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। इस तरीके से सोचोगे तो, यानी तो फैलोपियन ट्यूब में तो ज़्यादा वर्क नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो लंबी होती है। ट्यूब से दिमाग में क्या आता है कि ये थोड़ी सी लंबी होगी, तो ट्यूब लंबी है तो यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने बताया कि ज़्यादा वर्क, ज़्यादा चीज़। अब पीसीटी में भी हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लेकिन वो है तो छोटी सी,
देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब से भी बहुत छोटी है हमारी पीसीटी, एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आएगी। और फैलोपियन ट्यूब तो एक ऑर्गन का पार्ट है ना, तो वो तो थोड़ा सा नेकेड आई से भी हमें दिख जाता है कि हाँ ये ट्यूब है, और पीसीटी तो काफ़ी छोटी है। फिर भी किडनी के अंदर की पार्ट है ना, किडनी का एक माइक्रोस्कोपिक ही स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन में, तो उस तरीके से लिंक करके याद रख सकते हो फॉर एन इंस्टेंस, अगर इस तरीके से सोचा तो। क्योंकि मैंने इसी तरीके से याद किया था, मुझे ये एग्जाम्पल्स एकदम नहीं याद हो रहे थे, तो मैंने यही सोच के याद किया था। अब नेक्स्ट आते हैं, कॉलमनार में बता दिया। अब आते हैं स्ट्रैटिफाइड टाइप्स में। स्ट्रैटिफाइड हमारी जो होती है बहुत सारी लेयर्स होती है, सिंगल लेयर नहीं होती है, 2 से ज़्यादा लेयर्स होती है। तो इसका बेसिक फंक्शन होती है हमारी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स में होती है। जितनी ज़्यादा लेयर्स होगी उतना अच्छा ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और स्ट्रैटिफाइड की हमारी जो होती है वो बहुत ही कम रोल होती है, उसकी लिमिटेड रोल होती है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन प्रोटेक्शन ही होता है। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मैंने बताया, केराटिनाइज्ड वाली हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। तो स्किन जो होती है ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ना एक्ट कर रही है, कि कोई भी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अंदर ना आए, कोई भी वियर एंड टीयर ना हो। हम कितना ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं अपने स्किन को, हर एक चीज़ से ये टच होती है, हर एक चीज़ से ये रब होती है, इसमें कितना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है, कितना ज़्यादा। तो अगर इतना ज़्यादा ये वीक होता तो ये तो बार बार कटते रहती और बार बार ये ब्लड निकलता रहता। लेकिन ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके पास एक तो केराटिनाइज जो कि डेड लेयर है, हार्डन लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा ये स्ट्रैटिफाइड यानी कि बहुत सारी लेयर्स है। इसकी वजह से ये हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि ये फ्रिक्शन से वियर एंड टीयर ना हो जल्दी। अब इसमें हमारी मैंने बताया स्ट्रैटिफाइड में 2 टाइप आई, एक केराटिनाइज्ड एक नॉन केराटिनाइज्ड। लेकिन वो किसके अंडर आई हमारी, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड में 2 पार्ट, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में आई केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में हमारी आई, इसकी जो होती है सबसे नीचे वाली लेयर्स हमारी कॉलमनार होती है, और ऊपर की सरफेस वाली जो होती है वो हमारी फ्लैटेंड हो जाती है। नीचे वाली सरफेस में हमारी वही बेसिक लॉजिक जो मैंने बताया, जितनी ज़्यादा सेल वर्क करेगी उतनी ज़्यादा एलोंगेटेड होगी। बेसिक सबसे नीचे वाली सेल्स जो होती है वो क्यों हमारी एलोंगेटेड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी सारी जो होती है वो वेसल्स आती है। डर्मिस में हमारी सारी ब्लड वेसल्स आ गई, सारा जो सिक्रीशंस होता है जैसे कि सेबेशियस सिक्रीशन, वेट ग्लैंड्स और एरेक्टर पिलाई, जो कि हमारी गूजबम्स जो आती है ना हमारी ठंड के टाइम में या फिर फियर के टाइम में, जो हमारे हैंड की जो हेयर्स रेस कर जाती हैं, वो क्यों होती है, क्योंकि वो हमारी एरेक्टर पिलाई वहाँ पे मसल्स होते हैं। तो सारी जो होती हैं ये हमारी प्रेजेंट होती है, और इसीलिए इनका फंक्शन करवाना होता है। तो इसलिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम थोड़ी सी कॉलमनार एलोंगेटेड होती है कि ये हमारी लेयर क्रिएट कर सके। और ऊपर जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आते रहती है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है। एपिडर्मिस स्किन से मैं बताती हूँ, ये डर्मिस, ये एपिडर्मिस। तो डर्मिस में हमारी जो होती है हमारी एलोंगेटेड सेल्स होती है, यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। तो अब और एपिडर्मिस हमारी डेड होती है, यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। तो एब्सेंट होने की वजह से सेल को जो होती है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, और सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से ये जो होती है वो ऊपर ऊपर नीचे इतनी बड़ी है, ऊपर ऊपर जाते 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 ये पतली और फ्लैटेंड हो जाती है, क्योंकि ऊपर न्यूट्रिशन नहीं रहता है। इसलिए हमारी एपिडर्मिस एकदम पतली सी लेयर होती है, और डर्मिस हल्की सी थोड़ी सी मोटी लेयर होती है उसके कंपैरिजन में। अब केराटिनाइज्ड में आते हैं। केराटिनाइज्ड जो होती है ड्राई सरफेस में हमारी प्रेजेंट होती है, और केराटिनाइज्ड हमारी जो होती है ड्राई सरफेस में प्रेजेंट होती है। ये टफ होती है, वाटरप्रूफ होती है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी बनाती है। और ये हमारी ड्राइंग ऑफ द लाइफ सेल्स को हमारी जो होती है वो प्रिवेंट करती है, जो कि हमारी स्किन और हेयर के अंदर है। स्किन में मैंने बताया कि एपिडर्मिस एक आउटर लेयर होगी, और डर्मिस में हमारी थोड़ी सी लिविंग सेल्स होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स जहाँ होगी वो सेल्स वो लिविंग होगा ही। तो उसकी वजह से उसको लिविंग सेल्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो होती है ऊपर एक ड्राई हार्ड लेयर की प्रेजेंस होती है, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और नॉन केराटिनाइज्ड, इसका एग्जांपल याद रखना। केराटिन वाली हमने पता है कि केराटिन हमारी नेल्स में और हेयर्स में और स्किन में प्रेजेंट होती है, तो ये याद रखना, ठीक है। और नॉन केराटिनाइज्ड वाली मॉइस्चर सरफेस में हमारी प्रेजेंट होती है। मॉइस्ट सरफेस में जैसे कि बकल कैविटी हो गई, फेरेंक्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट्स और वेजाइना में हमारी जो होती है वो नॉन केराटिनाइज्ड वाली प्रेजेंट होती है। ट्रांजिशनल मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, और इसकी हेल्प फंक्शन जो होती है वो स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करती है।
अब आते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में हमारे दो तरीके के आ गए, एक सिलिएटेड एक नॉन सिलिएटेड। तो इसका फंक्शन क्या होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाले का? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाले का भी वही फंक्शन है कि वो हमारी जो होती है वो सिक्रीशन करवाती है और फंक्शन और एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करती है। तो वे दो तरीके के होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, एक सिलिएटेड एक नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड वाली हमारी ट्रेकिया और लार्ज ब्रोंकाई में, नॉन सिलिएटेड वास डिफरेंसेस पेनाइल यूरेथ्रा में। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करना पड़ेगा, इसको मैं नहीं समझा सकती। सिलिएटेड वाली याद कर सकते हो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में कि वो ट्रैकिया में होती है, वहाँ पे म्यूकस का मूवमेंट करवाना होता है इसीलिए। और नॉन सिलिएटेड वाली वास डिफरेंस और वहाँ पेनाइल यूरेथ्रा में कोई भी फंक्शन नहीं है उस तरीके से मूवमेंट करवाने का। तो और इसकी जो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में सारी जो होती है वो अलग अलग हाइट्स होती हैं सेल्स की। सेल्स जो होती है वो अलग अलग हाइट में होती है, तो उसीलिए जो होती है इस तरीके से मैंने बनाया है। और इसके न्यूक्लियस भी होती है वो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होती है, कोई क्यूबॉइडल होगी तो सेंट्रल में, कोई कॉलमनार होगी तो एलोंगेटेड रहती है, अलग अलग जगह प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर जो होती है ये हमारी मॉडिफाइड कॉलमनार और क्यूबॉइडल स्पेशलाइजेशन होती है। क्यूबॉइडल और कॉलमनार की एक और फंक्शन मैंने बताई थी, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ सिक्रीशन। तो सिक्रीशन ये हमारी ग्लैंडुलर के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। दो तरीके की हमारी ग्लैंडुलर सेल्स बनती है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर गॉबलेट आ गई जो कि म्यूकस सिक्रीशन हो गई। अब मल्टीसेलुलर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन, मोड ऑफ सिक्रीशन में हमारी तीन बेसिस आ गई, मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। मीरोक्राइन जो होती है, मीरोक्राइन के पहले एपोक्राइन सुनो। एपोक्राइन से एपो से याद रख सकते हो एपाइकल, तो इसमें जो होती है वो सिर्फ एपाइकल पार्ट ही हमारी सिक्रीशन करती है। जैसे कि ये हमारी स्वेट ग्लैंड्स में हो गई, एक्जिला में, और ब्रेस्ट में हमारी जो मैमिलरी ग्लैंड हो गई। वो मैमरी ग्लैंड पता है ना कि वो हमारी मॉडिफाइड होती है कॉलमनार सेल्स, सिर्फ अपाइकल पार्ट हमारी सिक्रीशन करती है। होलोक्राइन, होलोक्राइन मैंने बताया कि होलोक्राइन में हमारी होल सेल जो होती है ये हमारी बर्स्ट करेगी, और ये हमारी इसके एग्जांपल हो गए हमारी सेबेशियस ऑयल ग्लैंड। मीरोक्राइन में हमारी जो होती है वो एक्सोसाइटोसिस होती है, ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना। मीरोक्राइन में हमारी एक्सोसाइटोसिस होती है, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स में हमारी प्रेजेंट होती है। अब बोलोगे एपोक्राइन में हमारी अपाइकल पार्ट में भी हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो स्वेट ग्लैंड इन एक्जिला, एक्जिला यानी कि हमारी आर्मपिट्स में हमारी जो होती है स्वेट ग्लैंड्स वो हमारी अपाइकल एपोक्राइन होती है, और मीरोक्राइन में हमारी एक्सोसाइटोसिस होती है। सेल जंक्शंस, सेल जंक्शंस में हमारी जो होती है इसकी तीन तरीके की होती है, टाइट सेल जंक्शंस, गैप और एदरिंग। टाइट वाली जो होती है, टाइट से टाइटली कुछ चीज़ लिंक्ड होती है, वो हमारी लीकिंग प्रिवेंट करेगी, वो हो गई। गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती है हमारी सेल टू सेल इंट्रैक्शंस में, क्योंकि कम्युनिकेशन सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट में हमारी हेल्प करती है। और एदरिंग जंक्शन हमारी जो होती है वो सीमेंटिंग करवाती है कि वो सेल्स वहाँ से हिले नहीं, वो वहीं पर पकड़ करके ही रहे, एक दूसरे को सेल्स को आपस में चिपका के रखते हैं। ठीक है, ये हो गया एपिथेलियम। एपिथेलियम इस वीडियो में कवर हो गया है, थोड़ा सा ये लंबा हो गया है मैं जानती हूँ, क्योंकि एपिथेलियम में मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, लेकिन मैंने सब चीज़ें जो है वो कवर किया है। ठीक है, अब एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग करना, सब चीज़ मिलेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। अगर कुछ बचा होगा, वैसे तो उम्मीद कम है कुछ बचा होगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से ही वो नोट्स बनाए इतने शॉर्ट वाले, और जो कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा चाहिए होता है वो। यूनिसेलुलर, यहाँ पे देखो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर गॉबलेट, और दो तरीके की हमारी जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन हमें पता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन आती है। सिक्रेट कर एक्सोक्राइन में हमारी म्यूकस हो गई, सलाइवा, ईयर वैक्स। एंडोक्राइन में हमारी जो ग्लैंड्स हो गई, हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं वो हो गई। ये कंपाउंड एपिथेलियम हमारी मल्टीलेयर्ड सेल्स होती है। ग्लैंडुलर में हमारी ये गॉबलेट सेल्स हो गई, एक सेल में हमारी देखो ये सिंगल है, यूनिसेलुलर एक ये ग्लैंड है। अब मल्टीसेलुलर ग्लैंड में हमारी बहुत सारी सेल्स होती है, और सारी सेल्स मैंने बताया एपिथेलियम में हेल्ड टुगेदर होती है, उनकी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होती है, और स्पेशलाइज्ड जंक्शन होती है जो कि प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक्स। टाइट जंक्शन में हमारी हेल्प करती है सब्सटेंस को लीक करने से, एदरिंग में सीमेंटिंग, और गैप जंक्शन में फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन। ये हो गया एपिथेलियम इस वीडियो में कवर पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगी ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू आएगी, और 27 नवंबर से हमारे जो है ये एपिथेलियल टिश्यू की क्वेश्चंस डल रही है। मतलब एपिथेलियल टिश्यू मतलब टिश्यू का सारा क्वेश्चन जो होती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, खाली इसको थोड़ा सा याद करना रहता है। और ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बेस होता है आगे हर चीज़ का। मतलब एनसीईआरटी में मतलब 11-12 का तो बेस नहीं, लेकिन आगे फर्दर तुम नीट में जाओगे तो ये अगर नहीं समझोगे तो स्किन नहीं समझ में आएगा, फिर
जब हिस्टोलॉजी में आओगे तो वो हिस्टोलॉजी में भी दिक्कत होगी, तो वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। तो उसके लिए इस चैप्टर को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी सेल्स ए सेलुलर होती है, ए वैस्कुलर कौन सी होती है, सबक्यूटेनियस फैट कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सब थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। और फिर कॉलमनार सेल्स में जैसे कि मास्ट सेल होती है, मैक्रोफेजेस होती है, ये हमारी क्या होती है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू तो एक पार्ट में कवर हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर में बहुत कुछ है बताने को, तो एरियोलर में माइट भी थोड़ा सा टाइम लगे। एरियोलर और एडिपोज में एक में बता दूंगी। हमारी जो होती है वो डेंस वाली, और बोन्स और ब्लड मैं एक में बता दूंगी। देन मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, इसमें का ज़्यादा नहीं है। मसल टिश्यू में हमारी 3 टिश्यू है, इसका मैं एक टेबल दे दूंगी, वो देख लेना। न्यूरल टिश्यू में भी एक टेबल मैं दूंगी, वो देख लेना। मतलब मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं दे दूंगी, मैं बताऊंगी उसको किस तरीके से उसमें क्या क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी को जाके एक बार रीड कर लेना, और चाहिए हो तो बताना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि प्लांट भी होना ज़रूरी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, अगर वो नहीं भी कंप्लीट हुआ, मगर वो मैंने नहीं भी करवाया तो भी उसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तुम बड़े बड़े एजुकेटर से पढ़ लोगे। लेकिन ये सब चैप्टर्स जो ऐसे हैं, ये सब नहीं वो कवर करते हैं, तो ये सब चैप्टर्स देखो तुम साइड बाय साइड मेरे से देख करके भी कवर करोगे, तो एटलीस्ट तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा। तुमको लास्ट टाइम में टेंशन नहीं होगा कि हाँ ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी तुम देखना, अभी जनवरी स्टार्ट होगा, मई में एग्ज़ाम है, जनवरी से तुम्हारा वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी या फरवरी से। और ये चैप्टर्स जो बचे के हैं वो बचे के रह जाएंगे। जैसे मॉर्फो, अगर कोई बॉटनी का टीचर नहीं करवाया होगा तो वो बचा रह जाएगा। एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी कोई नहीं करवाता। और वो सब चीज़ चैप्टर ऐसे जो है वो वन शॉट में भी कवर नहीं करवाते हैं। उसके बाद देन फर्दर तुम्हारा मार्च आ जाएगा, और तो मार्च में तुम्हारे क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे, और अप्रैल में तुम्हारा भी इस तरीके से हो जाएगा, पर डे 1 चैप्टर, पर डे पूरा एक पार्ट। तो वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम डिटेल में अभी इस वक्त नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, ये देख लेना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। मेरी बात को शायद से हर्ट हो सब किसी को, लेकिन यही फैक्ट है जो कि मैंने फेस किया था अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम में। वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे तुम लोग फेस करो। 45 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में, और नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देन 15 मिनट्स में, तो 30 मिनट में तुम लोग का नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी हो जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। 90 क्वेश्चन, 90 नहीं सॉरी 10 तो एडिशनल रहेंगे ना। 100 क्वेश्चन तुम अगर 1 घंटा टाइम लगाओगे तो हार गए तुम, उसी वक्त तुम हार जाओगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिर तुम्हारे पास टाइम एकदम नहीं बचेगा। फिजिक्स के लिए एनी हाउ तुमको 1.5 घंटा निकालना ही पड़ेगा, और केमिस्ट्री के लिए हो तो 1 घंटा 15 मिनट। तो वो कहाँ से कवर होगा जब तक तुम्हारा बायोलॉजी में स्पीड और उसके कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर हों, और टू द पॉइंट तुमको ना पता हो कि हाँ यही इसका आंसर है, तब तक वो नहीं होगा। ठीक है, जैसा भी लगाओ ये वीडियो, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा एक वीडियो में कवर हो गया है। बाकी इस वीडियो को देखना, शेयर करना अपने दोस्तों तक। और अगर ये नोट्स चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने भेज देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जा कर के वहाँ से ज्वाइन कर लेना। टिल देन, बाय बाय, see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Being Doctor. Bye bye.